अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। पाकिस्तान में वो नौबत आ ही गई जो बार बार पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वो नौबत आ गई आज। पाकिस्तान की सरकार ने POK में स्कूल बंद करा दिए, मदरसे बंद करा दिए मारे डर के, और ये ऐलान कर दिया सरकारी स्तर पर, न केवल POK, पंजाब सिंध में भी, कि भाई 2 महीने का राशन और दवाइयां एक मुश्त जमा करके रख लो सब लोग। पंजाब में तो ये कहा कि भाई स्कूल खाली कराओ, बड़े गोदाम खाली कराओ और उसमें अनाज भरो, ताकि 2 महीने तक का राशन रहे, 60 दिन के लिए कम से कम भूखे मरने की नौबत ना आए। ये दिन आ गए, ये नौबत आ गई। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के भीतर युद्ध का भय किस सीमा तक समा गया है। और कल जैसे भारत और अमेरिका के बीच में बात हुई शीर्ष स्तर पर, अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ भारतीय नेतृत्व की, राजनाथ जी की और जयशंकर जी की, उसके बाद तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किल बढ़ गई। अमेरिका ने कह दिया कि भारत को सेल्फ डिफेंस में कदम उठाने का अधिकार है और उसके इस अधिकार को कोई सीमित नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तो तोते उड़ गए। अब करें तो करें क्या। और दूसरी ओर एक और डेवलपमेंट हो गया। उत्तर प्रदेश में जो नया गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस पर आज भारतीय वायुसेना ने अपने युद्धक विमानों का बेड़ा उतार दिया। टच एंड गो वाली प्रक्रिया पूरी हो गई, लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों। क्या सुखोई, क्या मिराज, क्या राफेल, सब पाकिस्तान की घिग्गी बंधने के लिए यह भी काफी है कि यहां भी जहाज उतर रहे युद्धक विमान। चौतरफा संकट घनीभूत हो गया पाकिस्तान के लिए। आपको याद होगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर एक इंटरव्यू में मान लिया था कि हम आतंकवाद को पालते पोसते रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो भी थोड़ा थोड़ा लाइन पर आ रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हाँ, आतंकवाद हमारा को आगे बढ़ाने का हमारा अतीत रहा है, मांझी रहा है, दहशतगर्दी को बढ़ाने का। ये सारा सद्ज्ञान अब क्यों आ रहा है जब वक्त निकल गया। ये तो बिलावल वही है जिसने मंच पर खड़े होकर कहा था
कि सिंधु हमारा है, हमारा ही रहेगा, सिंधु के दरिया में या तो पानी हमारे लिए पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। ये वही बिलावल है। अब पांव पजामे के भीतर आ रहे हैं, आ गए। 2-2 बजे रात में उठ के मंत्री चिल्लाने लगते हैं कि हमला हो रहा, होने वाला, हमला होने वाला। ये स्थिति आ गई, ये विक्षिप्तता जैसी स्थिति। अर्थ का संकट, सेना का संकट, और स्थिति ये हो गई कि मोहल्ले में कोई अनाथ बच्चा हो न। जैसे मैं सुबह कह रहा था, वही बात फिर दोहराऊंगा, चाहे 48 रहा हो, चाहे 65, चाहे 71, चाहे कारगिल, पाकिस्तान के साथ जब जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में 2-2 हाथ हुए हैं, युद्ध हुआ है, कभी भी इतना बड़ा और व्यापक वैश्विक समर्थन भारत के साथ नहीं रहा जितना इस दफा है। अद्भुत वैश्विक समर्थन, अद्भुत। अन्यथा ये वही पाकिस्तान है कि जब रूस हमारी तरफ होता था तो अमेरिका इसकी तरफ खड़ा हो जाता था। इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए, तनावपूर्ण माहौल हो गया था जब वो यहीं थे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। इससे पहले याद करिए, अमेरिकी नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व अमेरिका का इस बात को सुनिश्चित करता था कि अगर हमारे यहां से कोई हिंदुस्तान जाए तो लौटते में वो पाकिस्तान भी होकर आए, भले ही आधा घंटा के लिए रुके, ताकि पाकिस्तान भी सधा रहे। अब वो व्यवस्था खत्म हो गई, वो अनिवार्यता खत्म हो गई। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है। इतना विशद समर्थन भारत को कभी पहले नहीं रहा। और ये समर्थन इसलिए नहीं है कि कोई अचानक से सारे दुनिया के बड़े देशों का मन भावुक हो गया। ना ना ना, कूटनीति में भावुकता नहीं चलती। ये भारत की शक्ति, सामर्थ्य और हैसियत का इनाम है कि लगभग 90% दुनिया भारत के साथ खड़ी है इस पड़ाव पर, इस मौके पर। बाकी पाकिस्तान की स्थिति मोहल्ले में अनाथ बच्चे जैसी हो गई, या मेले में अनाथ बच्चे जैसी हो गई, जो इधर से उधर रोता चिल्लाता घूम रहा है। वो परिस्थिति बन गई। पाकिस्तान ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि भारत को इतना वैश्विक समर्थन मिल जाएगा। मुस्लिम देशों में भारत को समर्थन, अरब वर्ल्ड में भारत को समर्थन, ये बड़ी चीज है। और यही खौफ पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। इसीलिए उसने वो स्थिति कर ली कि पीओके में ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति निर्मित कर दी। ये डर ही है कि स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, मदरसा भी बंद। और सबसे बड़ी बात जो ये पाकिस्तान के लिए चिंता की, वो ये कि जितने बवाली आतंकी हैं मौलाना, उनको कहाँ छुपाएं, कैसे उनकी हिफाजत करें। क्योंकि खौफ ये भी है कि भारत कहीं टारगेटेड अटैक करके सीधे मसूद अजहर या हाफिज सईद कोई ना ले उड़े, तब क्या होगा। इसलिए इन आतंकियों की हिफाजत में भी पाकिस्तान की बड़ी ऊर्जा जाया हो रही है कि इनको कहां ढकें, कहां छुपाएं, कहां अंडरग्राउंड करें, और इनकी जान की हिफाजत के लिए कितनी फोर्स लगाएं। उनकी भी टांगें कांप रही हैं, आतंकियों की। जो अपने को बहादुर घोषित करते थे वो कांप रहे हैं। उनको बार बार, मतलब पड़ोस से कोई पत्थर भी गिरे तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं बम फेंक दिया हो भारत ने हमारे ऊपर टारगेट करके। ये परिस्थिति हो गई पाकिस्तान में। भय का मनोविज्ञान युद्ध का एक चैप्टर होता है, और आप अपने शत्रु पर भय के मनोविज्ञान से बढ़त हासिल जब कर लेते हैं ना, तो उसका जब युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है या हमले जैसी परिस्थिति बनती है, तब लाभ मिलता है। भारत को इस वक्त वो लाभ मिल रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे गंभीर विषय पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान इतना भयभीत क्यों है। पहले रिपोर्ट देखिए।
कहावत है कि युद्ध की सर्वोच्च कला है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त कर देना, और कुछ ऐसा ही फिलहाल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पहलगाम के पाप के बाद भारत ने भले ही सीधे गोली बम बारूद से हमला नहीं किया हो, लेकिन पानी, वीजा, बॉर्डर, उच्चायोग और नागरिकों पर प्रतिबंध ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। और तो और अमेरिका सरीखे देशों से समाधान की अपील के साथ साथ पाकिस्तान अब दुनिया में भी अलग थलग पड़ गया है। मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को फटकार लगाई है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक साक्षात्कार में इस बात को कहा था कि वो इस तरीके का डर्टी वर्क करते रहे हैं, और अब बिलावल भुट्टो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पाकिस्तान के लीडर्स स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय दिया है, सपोर्ट दिया है, और एक आतंकवाद का जो गंदा काम है, जो डर्टी वर्क है, वो करते रहे हैं, तो ऐसे में अब प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर किसी बात की आवश्यकता है तो यह है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहलगाम के पाप के बाद भारत ने अभी केवल पाकिस्तान को तेवर ही दिखाए हैं। हालांकि इंतकाम का इंतकाम भी पूरा हो गया है। सेनाएं तैयार है, हथियार निशाना लगाने को आतुर है। अब बस इंतजार है तो हरी झंडी का। पीएम मोदी के बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया कि बदला जरूर लिया जाएगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी, और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका पाकिस्तान अब एयर स्पेस बंद होने, पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक विद्रोहियों के वार में पाकिस्तान अब भारत का प्रहार झेलने को तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री से लेकर नवाज शरीफ तक सभी के बयान बताते हैं कि वो पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। सेना में तो पहले ही भगदड़ है, सेना में लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है। वहीं 22 अप्रैल की घटना के बाद से अब तक बदला न लेने पर देश के सियासी गलियारों में भी सवालों का संग्राम छिड़ा है। हम कह रहे कब लेंगे, लीजिए मान्यवर, लीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं। इंदिरा जी ने एक आवाज उठी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक आवाज उठी सियाचिन से पाकिस्तान को बाहर करके सियाचिन में तिरंगा झंडा गाड़ दिया। तो आप करिए ना, करिए। किस दिन को देख रहे हैं? हम तो आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा। देखिए, भारत सरकार को मजबूती मिली है, देश की विभिन्न पार्टियां भारत सरकार के साथ में है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। लेकिन सवाल फिर भी मौजूद हैं और सवाल कभी मर नहीं सकते। केंद्रीय गृह मंत्री जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान का नाम लेने से इतना डर क्यों रहे हैं? या मुझे वो भाषण दिखा दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का नाम लिया हो। आतंक पोषित देश जो आतंकवादी गतिविधियां करेगा, ये अलग अलग सिनोनिम करके क्यों बात कर रहे हैं? पाकिस्तान का नाम लेने में इतना क्यों घबरा रहे हैं? और अगर आपको कुछ करना है तो करिए। बहरहाल पहलगाम का पाप करके पछता रहा पाकिस्तान अब दुनिया के देशों से गुहार लगा रहा है। भारत के युद्ध वाले तेवर देखकर पाकिस्तान अब पूरी तरह सरेंडर के मोड में आ गया है। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। विद्रोह, बगावत, बिसात पर क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? विद्रोह, बगावत, आर्थिक तंगी और सेना में भगदड़ जैसी स्थिति और राजनीतिक नेतृत्व का भयग्रस्त होना
कुल जमा ये तस्वीर है इस वक्त के पाकिस्तान की। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी कांग्रेस के नेता अभी जुड़ेंगे, और कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। रत्नाकर जी, विपक्ष के दो आरोप प्रमुख रूप से मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे होंगे। एक, सीधे सपाट पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, एक, और दूसरा, किस बात की प्रतीक्षा हो रही है, किस मुहूर्त की प्रतीक्षा हो रही है, का चुप साध रहा बलवाना, तुलसीदास ने कहा। देखिए अमिताभ जी, आज विपक्षी पार्टियां जो इतनी आतुर दिख रही हैं, और बार बार इन लोगों का एक ही प्रश्न आ रहा है कि हमला क्यों नहीं कर रहे, हमला क्यों नहीं कर रहे। तो शायद ये जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको पता तो है ही, क्योंकि इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं कि कोई भी देश अगर दूसरे देश पे हमला करेगा तो पूरी तैयारी के साथ और पूरी रणनीति के साथ हमला करता है। उसको पता रहता है कि कहाँ पे और किस जगह पे उसको स्ट्राइक करना है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसको बैठ करके कई फेज में जो है डिसाइड करके और एक रणनीति के तहत जो है उसको हमला किया जाता है। लेकिन अगर विपक्ष के दबाव में ही सिर्फ हम स्ट्राइक कर दें और उसको जो अपना मकसद है उसको हल न कर पाए, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो है ये कूटनीतिक विफलता होगी। इसलिए हम एक रणनीति के तहत, निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने भी कहा कि जहां पे भी छुप के बैठे हों, जो भी इसके पीछे हैं, उनको निकाल करके और चुन चुन के उनको मारा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार अपनी बातों में कहा है कि हम निश्चित रूप से अपने निर्दोष जो नागरिक मारे गए हैं उसका बदला जरूर लेंगे, और जिसका खामियाजा देख लीजिए आज किस तरह से पाकिस्तान भुगत रहा है, कितना डर रहा है। अभी जो लोग कहते थे कि नदियों में खून बहा देंगे, वो तो भाग भाग के अमेरिका जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं देखिए जरा भारत के गुस्से को शांत करिए, कहीं हमारे ऊपर हमला न कर दे। और जो आतंकी संगठन अभी तक इस घटना का अपने ऊपर ले रहा था, जवाबदेही ले रहा था, वो अब कह रहा है कि हम इस घटना के पीछे नहीं हैं। तो डर इस कदर हावी हो गया है कि इनको लग रहा है कि निश्चित रूप से हमला तो होगा ही होगा, और ये हमारी कूटनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है। अभी आपने भी अपने बातों में कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत जरूरी होता है, और आधी जीत वहीं पे जीत लेता है आदमी। अगर मनोवैज्ञानिक दबाव हम करेंगे तो निश्चित रूप से ये मनोबल इनका टूटेगा, और ये फिर हमारी शर्तों पे जो है वो आ जाएंगे, और हम बड़ी आसानी से अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये वही विपक्षी लोग हैं जो कहते तो जबान से तो कहते कुछ और है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इनके दिल में जो वो पाकिस्तान के लिए ही प्यार उमड़ रहा है। ठीक है रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा। हमारे साथ विवेक नारायण जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। विवेक जी का भी स्वागत है। एक बात मुझे याद आई, अमेरिका अपने विशेष कैंपों में जब उसके सुरक्षा बल किसी को पकड़ के ले जाते हैं ना विवेक जी, तो उसमें कुछ कैंप ऐसे हैं, धर्मेंद्र जी आप भी सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो वहां मारपीट नहीं करते हैं कि डंडा चलाएं और लाठी चलाएं ना, बर्फ पे लेटाएं ना, दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं और सोने नहीं देते हैं कई दिन तक। आदमी पागल हो जाता है, क्या कुछ नहीं करते, सोने नहीं देते बस। ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका तो ये है जैसे भारत में भी दिखता है कि भाई थाने में लाए और दे लाठी, उसके सब हाड़ गोड़ तोड़ दिए। एक तरीका ये है, एक कुछ नहीं किया, बस सोने नहीं दिया 3 दिन, पागल हो गया आदमी, और हफ्ता भर हुआ तो विक्षिप्त होके प्राण त्यागने को तैयार हो गया। एक तरीका ये भी है। धर्मेंद्र सिंह, आप लोगों को क्यों लगता है कि इंतहा हो गई इंतजार की, बहुत देर हो गई? और अब भाजपा ये भी कह रही है कि आप लोग, मतलब विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन, आप और कांग्रेस और बाकी दल जो बार बार ये पिन कर रहे हैं सरकार को कि हमला अभी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें हमारी कसम अभी हमला करो तुरंत, तो वो कह रहे कि इनके मन में कुछ और है। ये चाहते हैं कि कुछ गलती हो जाए तो बाद में हम छत पे खड़े होकर चिल्लाएं। भाजपा ऐसा आरोप लगा रही है। धर्मेंद्र जी, तो मैं क्या अभी देख रहा था रत्नाकर जी को, एक कहावत हम लोग के यहाँ गांव में, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना।
अब ये अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, विपक्ष ने जो सबने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के हर फैसले के साथ हैं, ये उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है बंटवारे की, वो बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के, बिना औरंगजेब के, बिना अकबर के पूरी नहीं होती है। उसी विचारधारा के पोषक है और लगातार ये घूम टहल के वहीं जाना चाहते हैं। हम उस पर आज नहीं आना चाहते। हमारा ये कहना था जब सारे विपक्ष ने एक स्वर से कहा कि निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए अमिताभ जी, कोई ये पहलगाम की जो घटना हुई, ऐसा तो नहीं मोदी जी के आने के बाद एकदम खत्म था, अचानक पहली घटना हुई। तमाम घटनाएं हुई, छोटी बड़ी घटनाएं, कहीं रियासी में हुई, कहीं पहलगाम पठानकोट में हुई, कभी पुलवामा में हुई, कहीं उरी में हुई घटनाएं। और इन सारी घटनाओं में ऐसा भी नहीं पहली बार पाकिस्तान का नाम आया हो। सबको मालूम, पूरा देश जानता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान रहा है। ठीक है, आप इंतजार करते रहे। आप लंबे लंबे भाषण देने के बजाय निर्णायक कार्रवाई कब करेंगे, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, धर्मेंद्र जी एक मिनट रुको, धर्मेंद्र सिंह एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह एक सेकंड रुको, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। ये सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं, विवेक जी आप भी तैयार रहिएगा, आपसे भी यही पूछेंगे। आज चश्मा आपका अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल सुन लीजिएगा, ये आपसे भी पूछेंगे। धर्मेंद्र बाबू, मुझे ये बता दो, निर्णायक कार्रवाई किसको मानेगी सपा? यही कांग्रेस से भी पूछूंगा, निर्णायक कार्रवाई किसको मानेंगे आप? मुझे वो बता दो ताकि बहस में थोड़ी सी खुलापन आ जाए, पारदर्शिता आ जाए। जी नहीं, बाद में आप कहो ये एक मिनट, ये कार्रवाई कर दे भारत और आप कहो निर्णायक नहीं थी ना, तो फिर अभी पत्ता खोलो, निर्णायक क्या होगा? जी देखिए, एक है समय पर लगाया गया एक टाका 9 टाकों को बचाता है, एक हम लोग के यहाँ कहावत है। इसका मतलब होता है कि किसी भी समस्या का अगर समय से निदान नहीं हुआ तो भविष्य में और कई समस्याएं बढ़ेंगी। अब सवाल यह है कि कौन सी कार्रवाई कर दे। जब सारा नहीं, ये सवाल आपसे नहीं पूछा, हमने पूछा निर्णायक कार्रवाई आपके मुताबिक कौन सी, सिर्फ वो बता दीजिए। जी उसी कंटेस्ट में आ रहा हूँ, जब सबने कहा सरकार के निर्णय साथ है और सरकार ये माना गया कि सेना जो कार्रवाई करेगी, जो तय करेगी, चाहे 150 करीब 125 से लेकर के 150 तक आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनका घोषित ऑफिस, कार्यालय, नाम सरकार के पास है, उनको उड़ा देगी या युद्ध में जाएगी या केवल सर्जिकल या इस तरह की स्ट्राइक करेगी जो मजबूत लोग हैं। देश केवल ये चाहता है, वो कुछ भी निर्णय ले सरकार। धर्मेंद्र जी ना, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, दोस्त केवल ये चाहता है, देश केवल ये चाहता है कि दोबारा आतंकी घटना। अरे सपा क्या चाहती वो बताओ, मैं पूछ रहा हूं निर्णायक कार्रवाई क्या है आपके मुताबिक, एक लाइन में बता दो। मैं कह तो रहा हूं, आतंकवाद भारत की धरती पर दोबारा न हो, वो कार्रवाई करे सरकार। ठीक है, ये तो सरकार को निर्णय लेना है। ठीक है भैया रुक जाओ, जब समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी तो 90 के उसमें बनाए मुलायम सिंह जी, जब बनी भी नहीं थी, इंदिरा जी के शुरुआती दौर से लेके ये अभी तक रट्टा चला आ रहा है। सबने निर्णायक कार्रवाई की अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये तो ना अब नहीं आएंगे, ये तो चल ही रहा है ना। इसीलिए मैं अब आपने हाथ नीचे कर लो, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा समझ हो तो आप ही बता दो निर्णायक क्या है। हम सरकार से कहें भाई इसको गांठ बांधो, ये निर्णायक। विवेक नारायण मिश्रा, हम कांग्रेस से भी यही पूछ रहे हैं, बाद में नहीं हम किंतु परंतु का अवसर देंगे कि ना ये तो छोटी वाली की, बड़ी वाली क्यों नहीं की है, छोटा रॉकेट चलाया, बड़ा क्यों नहीं चलाया ना। आप कांग्रेस ये बता दे, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, निर्णायक कार्रवाई से उसका मंतव्य क्या है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर जिसको कांग्रेस मानेगी कि हाँ ये निर्णायक है। जी अमिताभ जी, जब निर्णायक कार्रवाई की जो आप कह रहे हैं बार बार, निर्णायक कार्रवाई तो सरकार को अपने जो रणनीति है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से करनी है। इसका निर्णायक का फैसला विपक्ष नहीं करेगा। अरे भाई आप ही मांग कर रहे हो, अभी सपा वाले कर रहे हैं निर्णायक कार्रवाई करो, राहुल गांधी कह रहे निर्णायक कार्रवाई करो, तो निर्णायक का अर्थ तो बताओगे कि नहीं? नहीं, राहुल जिम्मेदारी से भी बचना चाह रहे हो भाई, ये नहीं चलेगा। नहीं जी अमिताभ जी, राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि निर्णायक कार्रवाई। राहुल जी ने कहा कि समय सरकार कितना भी ले ले, लेकिन आतंकियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये राहुल जी बराबर भी परसों उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने अभी राहुल जी का लेटेस्ट वक्तव्य आया था, समय जा रहा है, सरकार को तुरंत बदला लेना चाहिए। मुझे ये तो बता दो कि बदला क्या है, ये नहीं बताओगे महाराज? नहीं ये बता रहे। देखिए आज जब संसद के अंदर विपक्ष ने पूरा सरकार के साथ खड़ी है और उसके साथ
जैसा आपने वक्त में अभी डिबेट में आप ही के साथ कहा था कि संसद से बड़ा कुछ नहीं होता है, 140 करोड़ के पास कोई नहीं विश्वास लेने जाएगा, आप ही ने बात कही थी। तो हाँ, आज बिल्कुल, आज भी संसद उसी में प्रकार विपक्ष में। ने, हाँ जी, अब जो विपक्ष ने आपको समर्थन दे दिया, और विपक्ष के साथ अमिताभ जी आज जिस तरीके से पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, तो देश की भावनाओं को कदर करते हुए निर्णायक कार्रवाई कौन सी उचित रहेगी, जो देश की 140 करोड़ विवेक जी, आवाम मैं चाहती वही है। जानना ये चाहता हूँ फैसला कांग्रेस सरकार को से। करना है। कांग्रेस ये भी फैसला बहुत बड़ी, सरकार को करना है। ठीक है विवेक भाई, एक मिनट धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कांग्रेस बड़ी बूढ़ी पार्टी है, 45 साल तक शासन किया उसने, इसलिए मैंने ये आपसे जानना चाहा, ताकि बाद में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, रुक जाओ भाई, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स ठीक नहीं ना, अभी तय हो जाए कि कांग्रेस के हिसाब से बदला क्या है, निर्णायक कार्रवाई क्या है। सपा से पूछा, उनने भी गोल गोल घुमा दिया, जलेबी बना दी। आपसे भी वही पूछ रहा हूं, फिर मैं इनसे रत्नाकर से बता रहा हूँ। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें ग्लोबल लीडर्स के पत्र मिल रहे हैं, फोन मिल रहे हैं, तो अब निर्णायक कार्रवाई तो सरकार को तय करनी है। अब उन्हें किस बात की बात है, जब उनके संग विश्व का बहुमत है, जवाब क्या दे रहे हो जनता खड़ी है। नहीं विवेक भाई, निर्णायक मैं माफी चाहूंगा, निर्णायक का फैसला सरकार को करना है, ये विपक्ष नहीं करेगा फैसला। ना ना ना, ये बच के न खेलो, मैदान में आओ, बच के न खेलो। बैठा हुआ नहीं, जो आप चाहते हो, ठीक है, रुक जाओ भैया, ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। कांग्रेस और सपा और ये लगभग सभी विपक्षी दल, केवल कांग्रेस सपा का मसला, पूरा विपक्ष निर्णायक कार्रवाई शब्द को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन निर्णायक कार्रवाई क्या हो ये नहीं बताना चाहता, ताकि अगर कार्रवाई हो जाने के बाद जब ऐसी बैठक बैठे तो हम गंभीर चेहरा बना के कह पाए ये कार्रवाई निर्णायक नहीं थी, ये कार्रवाई छोटी कार्रवाई थी, ताकि कह पाए। मैं कह रहा हूं बाद की स्थिति क्यों खराब करो, अभी पत्ते खोल दो। आपके हिसाब से निर्णायक क्या है, किसको मानोगे निर्णायक? नहीं खोल सकते आप। बस यही सबसे बड़ा संकट है भारत के विपक्ष का, भारत के राजनीतिक दलों का। रत्नाकर सिंह, आप चलो विपक्ष वाले तो नहीं बताएंगे, उसके पीछे उनकी इच्छा है कि भाई जब विवेक जी अभी रुकना होगा, कि जब बाद में हो जाएगा तो हमें मीन मेख निकालने की गुंजाइश रहे, भाई तब भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मसाला तो रहे। आप हमको बता दो, आपके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, एनडीए के हिसाब से निर्णायक कार्रवाई क्या? शब्दों में मत घुमाइएगा, मैं इन्वर्टेड कॉमा में पूछ रहा हूं, निर्णायक कार्रवाई का मतलब क्या, जो ना कांग्रेस ने बताना चाहा ना सपा ने। देखिए अमिताभ जी, मैं इन्वर्टेड कामा में ही पहले बताऊंगा, फिर आऊंगा मैं इन लोगों ने जो कहा निर्णायक कार्रवाई क्या होगी। देखिए, कोई भी कार्रवाई जो होती है, जब इस तरह की घटना देश में होती है, तो दूसरे देश के खिलाफ 3 फ्रंट पे जो है वो कार्रवाई हो। पहली कार्रवाई जो होती है वो इकोनॉमिक एक्शन लिया जाता है, इकोनॉमिक फ्रंट पे वो एक्शन लिया जाता है। दूसरी कार्रवाई होती है कि वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो एक्शन लिया जाता है। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो एक्शन लिया गया, आपने देखा कि किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बंद कर दिए गए, उनके लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया। ये है इकोनॉमिक फ्रंट पे जो हमने कार्रवाई किया है। डिप्लोमेटिक कार्रवाई आपने ही खुद कहा, अभी अपने ही स्टेटमेंट में कह रहे थे कि बहुत सारे देश, टर्की और चाइना को छोड़ करके मैक्सिमम देशों ने भारत देश के पहल को जो है एक्सेप्ट किया और स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर इतना बड़ा वैश्विक समर्थन। एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट, इतना बड़ा वैश्विक समर्थन भारत के पास ना 48 में था, ना 71 में था, ना 65 में था, ना 71 में था, ना कारगिल में था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए डिप्लोमेटिक एक्शन इसको बोलते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आज बलूचिस्तान के लोग को उम्मीद दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं एक अलग एक देश बना सकते हैं, पाकिस्तान का टुकड़े हो सकता है। ये भी डिप्लोमेटिक एक फ्रंट पे युद्ध चल रहा है। दूसरा ये है कि हमने जो किया है खैबर पख्तून में, आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके ही देश के सिपाही उनके ही जनरल को कहते हैं कि हम तो जूते की नोक पे उनको रखते हैं, उनके जनरल को जूते की नोक पे रहते हैं। तो इनका इंटरनल जो है गृह युद्ध की स्थिति जो बन गई है, ये हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो हम एक्शन ले रहे हैं। रही बात मिलिट्री एक्शन की, मैं आपको बता दूं अमिताभ जी, मिलिट्री एक्शन जो है कब, कैसा और कहां होगा, ये मैं उस स्थिति में नहीं हूं बताने के लिए, लेकिन गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने ये कहा है
कि जो भी व्यक्ति हमारे देश में इस तरह के कृत्य करके गया है और जो इसके पीछे बैठा हुआ है आदमी, उसको हम ढूंढेंगे और उसको खात्मा जरूर करेंगे। तो मिलिट्री एक्शन कितना बड़ा होगा कि सीमित दायरे में होगा, ये अभी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है रणनीतिक एक्शन का हिस्सा है और भारत सरकार इसको लेती है और वहां की जो भारत सरकार की जो मिलिट्री होगी वो ठीक है। रत्नाकर भाई रुकना होगा। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, हम लोग एक शब्द पर उलझे हुए हैं और वो शब्द है डिसाइसिव एक्शन, निर्णायक कार्रवाई। हमने कांग्रेस वालों से पूछा निर्णायक कार्रवाई आपके हिसाब से क्या है, वो नहीं बताए। सपा वालों से पूछा, नहीं बताए। भाजपा वालों से पूछा तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें गोल गोल कर दी। मैं आपसे समझना चाहूंगा निर्णायक कार्रवाई का मतलब देश क्या माने, या देश क्या चाह रहा होगा, या डिफेंस के टर्मिनोलॉजी में निर्णायक कार्रवाई को क्या समझते हैं? क्या चीज हो जाए तो हम मानेंगे निर्णायक हो गया? सरल भाषा में हम ये जानना चाहते हैं देश के लिए। अमिताभ जी, चाहे डिफेंस की बात हो चाहे हमारे घर की बात हो, निर्णायक वो है, मैंने एक ध्येय तय कर लिया, एम तय कर लिया। अब एम क्या है कि बालाकोट, उरी, ये सब सीखा नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सांप की बिल तोड़नी है हमने, सांप की बिल, टेररिज्म की फैक्ट्री तोड़नी है हमने, ताकि इसके बाद दोबारा हिमाकत ना कर सके। अगर ये हमारा है, उनको पूरा निस्तानाबूद करना है कि दोबारा पहलगाम ना हो, दोबारा पुलवामा ना हो, ये ध्येय है। जो भी कार्रवाई चाहिए करने के लिए ताकि ये ध्येय पूरा हो, वो निर्णायक कार्रवाई है। वो करने में 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 10 दिन में हो जाए, पूरी कंट्री को तबाह कर दें, क्या पता वो उससे हो। अब वो डिपेंड क्या करता है, सांप की बिल में हम घुस रहे हैं। कहते हैं सांप को पकड़ने के लिए हाथ में बीन लेके भी जाओ और डंडा भी लेके जाओ। पहले तो बीन बजाओ और फिर डंडा मारो। अब बीन क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी। बीन क्या है? झेलम का पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई। बीन क्या है? चिनाब बंद कर दिया, अखनूर से गुजरता है, तुम्हारा सूखा पड़ गया। बीन क्या है? एक्सरसाइज हो रही है अरेबियन सी में। अभी वो हड़बड़ी में कुछ नया काम करेगा। देखिए, हमसे तो ताकत बहुत 5 गुना कम है वो पाकिस्तान की। कन्वेंशनल वॉर में नहीं लड़ सकता है, न्यूक्लियर तो छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर तो करेंगे नहीं, कर नहीं सकते। तो वो जब उस चीज में वो करेगा तो डंडा हमारे पास है। अगला स्टेप एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है। अभी वो एस्केलेशन मैट्रिक्स करना पड़े। लड़ाई वो अच्छी अमिताभ जी जो ना बिना लड़े जीती जाए। 71 की लड़ाई में मैं रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है। तलवार चला दी, घुमा दिया, एक वॉर 10 दिन का। हम बहुत गरीब देश हैं, पाकिस्तान तो हमसे भी गरीब है। एक पंचवर्षीय योजना, आधी पंचवर्षीय योजना पीछे हट जाती है एक लड़ाई से। मिसाइल लाखों में करोड़ों में आ रही हैं, और मिसाइल वो नहीं जो दागनी है आपने, प्रैक्टिस के लिए कितनी दाग दी आपने, करोड़ों रुपए वही खर्च कर दिया। अभी लद्दाख में बैठे 300 करोड़ दिन का खर्चा हो रहा है, 300 करोड़ दिन का जनाब। तो क्या है, हमने इनको ब्लीड करना है। ब्लीड कैसे करना है? अगर वेस्टर्न फ्रंट सीज से जो कराची को हमने बम्बार्ड किया था 17 वॉर में, या मैं था, 10 दिन तक कराची जलता रहा, अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, कोई शिप्स नहीं आ पाती, 10 दिन में इनका पेट्रोल खत्म। ये बीन है, इनका पानी पहले खत्म हो रहा है, फौज को पानी नहीं मिल रहा है। आप देखें, फौज विड्रॉ कर गई है और उनके पास खाने को नहीं है। और जब ये होगा तो इनकी जनता, ये मिलिट्री हुक्मरान जो लूटने में लगे हुए हैं 75 साल से, इनका मुंह नोचेंगे। इमरान खान का टाइम लेफ्टिनेंट जनरल के घर में घुस गई थी जनता, आपने बताया था, मोर लिया, गमले उठा लिए। तो ये हमने करना है। और ये अब निर्णायक क्या है? अब ये अगर वो चीन कितना सपोर्ट कर देता है, कितना वो सिर उठाते हैं, उस हिसाब से हमने करना है। तो हमारे पास पूरा तैयारी है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या उसको बढ़ाना है, ताकि ये सपोले का घर हमने तोड़ना है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न और खड़ा होता है, एक लेमैन की तरह। हम देख रहे हैं, एक पत्रकार के नाते 38-39 वर्ष के अपने अनुभव से मैं कहता हूं कि जो भी सरकारें रही हिंदुस्तान में, उन्होंने पिछले 40 वर्ष में, 45 वर्ष में पाकिस्तान के नट बोल्ट टाइट करने की कोशिश की अपनी क्षमता भर। ठीक, कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रही, छोटी हुई चाहे बड़ी हुई, ठीक, लेकिन पाकिस्तान तो बाज नहीं आया। इसका मतलब अच्छा, एक बार तो ओपन हार्ट सर्जरी भी कर दी थी इंदिरा जी ने।
बाकी तो कॉस्मेटिक सर्जरी चलती नहीं, लेकिन एक बार तो इंदिरा जी ने ओपन हार्ट कर दिया था, पूरा हृदय खोल के फिर सिल दिया दोबारा। उसके बाद भी पाकिस्तान तो नहीं सुधरा। आप पूछ रहे क्यों? तब आखिर कौन सी गोली दी जाए डॉक्टर साहब? तब कौन सारी गोलियां केमिस्ट की दुकान पे जितनी थी सब वो आजमा ली, किसी से मामला सुधरा नहीं। अब क्या करें वो बताओ। अमिताभ जी वो दिन लद गए, अब क्या दिन है? अब वो भारत नहीं रहा नंबर 1, और वे पाकिस्तान वो पाकिस्तान में नहीं रहा। क्यों? कई विभीषण है। खैबर पख्तूनख्वा टूटने को है, बलूचिस्तान टूटने को है, सिंध टूटने को है, POJK टूटने को है। और क्यों टूटने को है बताता हूं। बांग्लादेश भी इसलिए टूटा। 1990 में रूस क्यों टूटा? USSR इतना बड़ा था, गोरबाचोव के नीचे टूटा। क्यों टूटा? रूसी मूल के आदमी सब पे राज करते थे। अभी ये पंजाबी मिलिट्री जो कंट्रोल कर रही है, अरे मुजीबर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अरे बंगाली बहुत चढ़ा दो तो टूट गया। अब बलूचिस को कहते हैं आर्मी थोड़ी जानवर है, गिरा उड़ा लो। पाकिस्तानी आर्मी जो पंजाबी डोमिनेंट है उनका वर्चस्व टूटना है। सिंध को नदियां अपनी इधर कर लो, सिंध की भी नदियां। तो ये जो डिसइंफेक्शन है लूट खसोट का, ये पाकिस्तान की जो ये तो अंदर से टूटेंगे, ये अंदर से टूट, ये मौका आ गया है। और ये मौका हमें असीम उल्लू ने प्लेट में दिया है, ये हमने नहीं लिया तो आज 25 करोड़ आबादी जनाब, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, काफिरों को मार दो, रियासत मदीना, रियासत पाकिस्तान, ये 25 साल में 50 करोड़ आबादी हो जाएगी। अगर अभी नहीं माना गया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें करना है, करके हटना। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मुझे एक जिन्ना का एक टिप्पणी याद आ रही इस वक्त, मैं उसकी टिप्पणी सुना दूंगा, समीक्षा आप लोग कर लेना, देश कर लेगा। जिन्ना ने कहा डॉक्टर साहब एक बार विभाजन के कुछ समय बाद एक कार्यक्रम में, उसने कहा कि जितना हिंदू यहां रह गया इस्लामाबाद में, अरे पाकिस्तान में, ये हिंदू भारत में मुसलमानों की हिफाजत की गारंटी है। भारत में मुसलमानों के साथ गड़बड़ी की तो यहां हिंदू को जिब्ह कर देंगे हम। एक और बोले भारत में जो मुसलमान रह गया वो पाकिस्तान के हितों की गारंटी है। ये जिन्ना ने कहा, मैंने नहीं, इसलिए नाराजगी जतानी, जिन्ना जताओ। चित भी मेरी, पट भी मेरी। जिन्ना ने कहा था कि भारत में जो मुसलमान हम छोड़कर आए हैं वो पाकिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर वहां काम करेगा अपना। अब क्या काम जिन्ना ने सौंपा था वो जिन्ना जाने, हम नहीं जानते, लेकिन ये जिन्ना ने कहा था। जी धर्मेंद्र जी, अभी आपने कमांडर साहब को सुना, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे क्या? हम इस एक राय पर पहुंच सकते हैं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, रक्षा विशेषज्ञ और सामान्य व्यक्ति भारत का, ये चारों मिलके किस चीज को निर्णायक मानेंगे? अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय पूरा देश एक है, चाहे रक्षा विशेषज्ञ हो, चाहे हमारे सेनाओं के कमांडर हो, सरकार के साथ पूरा विपक्ष, और देश का एक एक नौजवान, एक एक सीनियर सिटीजन, एक एक बच्चा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात हो सकती है, तमाम तरह के सवाल उठ सकते हैं, सवाल जिसके पास जिम्मेदारी होती है उससे पूछा जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि जिससे सवाल पूछने की बात आती है, जो जिम्मेदारी, जो घर का मुखिया है, सवाल पूछने पर वो दूसरे को घर का सदस्य मानने से इनकार कर देता है, ठीक नहीं। दूसरी बात, एक बात आप कह रहे थे, एक तरीका ये भी है कि जगह जगह करके अमेरिका बदला लेता है, वो पागल हो जाता है। तो भाई ये तो बड़ी अजीब, भारतीय जनता पार्टी सडन फ्राइड में रहती है, उसको चिंता है पाकिस्तान में लोग ये भाग रहे हैं, उसको सेना छोड़ भाग रहे हैं, डरे हुए हैं, झंडा उतार दे रहे हैं। इससे हमारा काम अमिताभ जी चलने वाला नहीं है। सडन फ्राइड से कुछ मिलेगा नहीं। हमको यह है कि हमारे घर में हमारे निर्दोष नागरिकों को भारत की आत्मा पर हमला करने वाले कब मिटाए जाए। मैं कर्नल साहब से सहमत हूं, वो जब टैबलेट से गोली काम करना बंद कर दे तो इंजेक्शन की जरूरत है आज, और समय समय पर जवाब भी आपने दिया है। 71 में निर्णायक लड़ाई हुई थी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ, उसको कंटिन्यू या किस तरीके से क्या हो गया इतिहास में जाने से बहुत हासिल नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में वो हिंदुस्तान नहीं है। उसका पूरा अपनी ताकत का सदुपयोग होना चाहिए अपने नागरिकों की रक्षा के लिए। अब ये है कि टीवी पर हम ये नहीं डिबेट कर सकते बैठ के कौन सा फैसला ले ले।
ठीक, अगर सरकार कंफ्यूज है कौन सा फैसला, ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। मैं विवेक नारायण जी के पास चलूं। धर्मेंद्र जी ने कहा कि टीवी पर नहीं, बहस में सब बातों खुलासा कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात सुनने में लगती है। धर्मेंद्र जी रुक जाइए, विवेक जी के पास चलूंगा। लेकिन बालाकोट जब हुआ तो यही जो लोग अब ये करें कि इस राष्ट्र का विषय टीवी पे नहीं करेंगे, इन्हीं लोग, सब विपक्ष के नेताओं ने टीवी पर आकर बालाकोट का सबूत मांगा सेना से कि नहीं मांगा। बोले झूठे बोल रहे हो, वहां कुछ नहीं करके आए। बोले 2-4 बकरी अकरी मर गई, कुछ पेड़ गिर गए, ये झूठे बोल रहे हैं कि हमने 200-300 आतंकी मार दिए। मांगे कि नहीं मांगे माइक लगा लगा सबूत? तब हमको समझ नहीं आया ये भारत का अपमान है, ये सेना का अपमान है। दुनिया में कोई देश में ऐसे नेता होंगे जो अपनी सेना से सबूत मांगे? अमेरिका एबटाबाद में ऑपरेशन करके गया, लादेन को मारा और उसने दावा किया कि मैंने लादेन का शव उठाया और जहाज में रखा और ले जाके प्रशांत महासागर में फेंक दिया। ठीक, एक अमेरिकी का नाम बता दीजिए। हमारे यहां तो आफत हो जाती, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल, आरजेडी, वामपंथी बवाल काट देते, कहते वीडियो लाओ, लादेन का वीडियो दिखाओ। हम कैसे माने लादेन मरा? क्या किसी ने नहीं पूछा कि समुद्र में क्या डाला है आपने? सिर्फ एक वक्तव्य आया था यूएस के प्रेसिडेंट का और पूरे यूएस ने उस पर भरोसा किया कि फोटो आई थी। लादेन को मारते समय का वीडियो तो आया नहीं कहीं, ना लादेन की लाश उठाते समय का वीडियो आया, ना लादेन की लाश को फेंकते समय का वीडियो आया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्र ने भरोसा किया। विवेक जी, हमारे यहां तो बड़े बड़े नेता जिनको लोग समझदार मानते थे, वो कह रहे थे ना भैया ये सब झूठी कहानियां हैं, ये सब झूठ बता रहे हैं ये लोग, वहां कुछ पौधे गिरे, पेड़ गिरे, कुछ जानवर मरे, वहां कुछ नहीं मरा, और है तो सेना सबूत दे दे। विवेक जी, ये महान उद्गार व्यक्त किए गए थे कि नहीं बालाकोट के बाद? अमिताभ जी, आपकी सारी तर्कों से हम सहमत हैं, आपकी सारी बातें हम सही मान लेते हैं। लेकिन आज देखिए, एक बात आप देखिए, आम जन के हिसाब से सोच के देखिए कि ये सरकार की विश्वसनीयता तो कटघरे में है। इस तरह के सवाल पहले इसके देश में कभी नहीं उठे आज़ादी के बाद से। अभी ये इस सरकार में सवाल क्यों उठते हैं आखिर? ये आज क्यों देश को शक हो रहा है कि जब पूरा देश नहीं कभी नहीं उठे। मैं बताऊंगा, कभी नहीं उठे। हम बताएंगे। अभी आप बोल लो, फिर हम बता देंगे जी। और आप बोल लो, हम बात देखिए, आप जो तो आज ये देखिए, सरकार को जो सत्ता में बैठा होता है उसका पहला काम होता है कि आप जनता के वोटों से चुन के आए हैं तो जनता के भरोसे को हर हाल में रखें। आज राम राज्य की आप बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन अगर राम राज्य तो वो होता है जहां अगर धोबी ने कहा तब भी राम जी ने उस पर एक्शन लिया। आज जिस बात को इतने लोग कह रहे हैं सरकार ने उसके ऊपर क्यों नहीं चिंतन किया, ये देखिए बात है कि ये बात तो आपको, इसलिए इसको ऐसे आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कहा इन्होंने कहा। जिन्ना जी का आपने कोट किया, लेकिन जरा गिरिराज सिंह को भी कोट करिए। 2013 में क्या कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो हम लाहौर चढ़ के इनको सबक सिखा रहे होते, ये बात कही थी। आज वही लोग याद कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के टाइम कहते थे घुसपैठ होने पे कि ये मौन प्रधानमंत्री हैं, सारी चीजें इनके पास हैं, फिर ये कहां से लोग आ रहे हैं, ये किसकी फेल्योर है? तो आज ये सब सवाल जब आज आप खुद उस पोजीशन में हैं, बिल्कुल, तो जनता आपसे सवाल जरूर करेगी। ये जी ठीक करना चाहिए सवाल, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अभी धर्मेंद्र जी रुक जाओ। एक देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने पहलगांव घटना पर कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये कह रहे हैं गुड़ खाओ गुलगुला पर नहीं। विवेक जी अभी नहीं। विवेक जी ने कहा आज जैसे सवाल उठ रहे हैं कभी नहीं उठे, नहीं, वो इतिहास को किनारे कर गए। ऐसे सवाल, इससे खराब सवाल डॉक्टर भूषण दीवान को स्मरण होगा जब पंडित जी के समय में भारत चाइना से हारा तो सवाल नहीं बहुत कुछ उठा था भैया।
मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि शर्मिंदगी होती है। मैं दोहरा दूंगा तो मेरी आंख से तो आंसू आ जाएगा, बाकी को छोड़ो, आपकी आय नहीं आए, छोड़ दीजिए। पांव में जूता नहीं था, गर्म कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और 555 की सिगरेट जहाज से आती थी, जहाज से 555 की सिगरेट पीने के लिए है, और सैनिक के पांव में जूता नहीं था। चीन के पराजय के बाद, चीन के द्वारा पराजित होने के बाद भारत में जितना नैराश्य था कभी नहीं उससे पहले रहा। पूरा भारत निराशा में डूब गया था। और विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाइना एपिसोड पर एक आयोग बना था भारत में, क्या, और सेना की इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी। उनकी रिपोर्ट्स कहां हैं? सवाल उनमें मिलेंगे, कहां है रिपोर्ट्स? ऐसा ना कहिए महाराज। मैं इंदिरा गांधी के और दो बड़े आतंकी, आप जो एक मिनट, भारत के इतिहास में दो आतंकी अभियान भारत को परेशान करना शुरू किए। एक इस्लामिक टेररिज्म, हो सकता कांग्रेस वाले ना बोले इस्लामिक, वो केवल टेररिज्म बोले सपा वाले, लेकिन मैं बोलूंगा इस्लामिक टेररिज्म, और एक खालिस्तानी मूवमेंट। ये दोनों श्रीमती इंदिरा गांधी के रिजीम में शुरू हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए ना। फिर ये JKLF और लश्कर और जिहाद और जैश ए मोहम्मद और दुनिया का 3-5 है, ये कहां कब से आया? और ये भिंडरावाला वाला जो मसला था वो भी कब से आया? जब इंदिरा जी थी, आया ना। दीवान जी गलत तो नहीं कह रहा, इंदिरा जी थी तभी ना आया। इंदिरा जी ने 71 में युद्ध जीता, यह भी अच्छी बात है, लेकिन यह भी सच है इस्लामिक आतंकवाद और खालिस्तानी आतंकवाद दोनों उन्हीं के समय में भारत में सबसे प्रखर रूप से रहे। ठीक, रत्नाकर जी, आपने कमांडर साहब को सुना, सांप का बिल टूटना चाहिए, जहां बीन चले वहां बीन चलाओ, जहां लठ चले वहां लठ चलाओ। लेकिन बड़े अभियान बार बार नहीं होते, वो देश को एक डिरेल भी करते हैं, स्वाभाविक, जो बड़ी अच्छी बात कही गई, उन पर एक कीमत चुकाता है देश। इसलिए इस बार चाहे थोड़ा ठहर के करो, लेकिन पूरी ताकत एक ही बार में लगा दो, ताकि आगे आने वाले 10-15 साल तक, 20 साल तक फिर बवाल नहीं हो। रत्नाकर जी, चुनाव बाद होगा। बिल्कुल अमिताभ जी, जो प्रश्न आपका है, आज देश की 140 करोड़ जनता की भावना भी यही है कि इस बार हम लोग इस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाएं कि अगले 60-70 साल, 2-3 जनरेशन तक तो ये कभी ऐसा आंख उठाकर भी न देख पाए। और इस भावना को बहुत अच्छी तरह से देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी जो है वो समझते हैं, और उसी प्रकार उनको जवाब भी देने की तैयारी भी चल रही है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इनको माकूल जवाब और करारा जवाब मिलेगा। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है अमिताभ जी, जो भी आप कह रहे थे उस पर आना चाहूंगा, सिर्फ 1-1.5 मिनट लूंगा। कि आप जो कह रहे थे कि जिन्ना ने कहा कि भारत में जो मुसलमान बचे हुए हैं वो पाकिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पे काम करेंगे। और देखिए, जिन्ना ने जो बात कहा था उस बात की सच्चाई किस तरह से दिखती है। आज पाकिस्तान में जो विशेष सदन में सत्र बुलाया गया था, उस सदन में जो यहाँ मुसलमानों को तथाकथित जो कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां और कांग्रेस जैसी पार्टियां, उनकी पाकिस्तान के सदन में भूरी प्रशंसा की जाती है। किस चीज की? ताकि कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है, युद्ध नहीं होना चाहिए। भाई, उनके लोग कह रहे हैं कि अगर सिंधु जल का रोक दिया है तो युद्ध समझा जाएगा और युद्ध की घोषणा करते हैं। और लेकिन हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धिरमैया जी, वो कहते हैं कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रतिनिधि लोग हैं जो मुसलमानों के कहते हैं, वो निश्चित रूप से अपना काम कर रहे हैं।
और पाकिस्तान की भाषा जो है वो बोलने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, आज जो है कांग्रेस पार्टी मुख में, अभी भाई साहब कह रहे थे ना, एक जो बात कह रहे थे, मैं भी एक गांव में कहा जाता है कि मुख में राम और बगल में छुरी। आप यहाँ चैनलों पे बैठ करके और सदन में तो कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन आप जो लिखते हैं, जो कहते हैं लोगों से, वो भी तो दिखता है। आप भारत देश के प्रधानमंत्री का जो तस्वीर लगाते हैं वो सर तन से जुदा की तस्वीर लगाते हैं और गायब लिख के लगाते हैं, जिसको कि पाकिस्तान के मंत्री जो है रीट्वीट करते हैं टैग करके और उस पे कमेंट लिखते हैं। तो ये जो है कांग्रेस के लोग यहाँ पे ये एक तरह से ठीक है, रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा, समय कम है, अभी रुकना होगा। मैं कमांडर साहब पास चलूंगा, छोटा सा प्रश्न पूछूंगा और वही प्रश्न पे धर्मेंद्र जी और विवेक जी से भी आ रहा हूं। कमांडर साहब, ऐसे टिप्पणियां, ऐसे वक्तव्य भारत के किसी भी व्यक्ति का जिसको पाकिस्तान प्रशंसा के रूप में लगाए और उसको प्रचार करे, वो सेना के मोराल को कम नहीं करेगा कि भारत के बड़े लोग उनके बोले हुए वचन पाकिस्तान में पूजे जाएं इस नाजुक दौर में? सपा के हो, लड़ाई कुटुंब की है, मुखिया के साथ तो खड़े हो। इंटेलिजेंस फेलियर हो गया तो 7 अक्टूबर इजराइल के ऊपर भी अटैक आया, पूरा वर्ल्ड ट्रेड टावर 9/11 में गिर गया, होता है। उसको बाद में देखो, अभी तो मुखिया के साथ इकट्ठे हो, अभी तो उंगलियां मत उठाओ। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, दूध का धोला कोई नहीं है, आपको भी प्रधानमंत्री बना दें। गलती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, बड़ा अच्छा काम किया, क्षमा करें। शिमला एग्रीमेंट में 3 साल तक 1 लाख फौजियों को हमने खाना खिलाया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स माने अमेरिका, यूके और रशिया जीत गए तो उन्होंने क्या बंदिश लगाई? न्यूरनबर्ग ट्रायल, न्यूरनबर्ग जर्मनी में शहर है, क्या बंदिश लगाई? जर्मनी पे, एक्सेस पावर्स पे, जापान पे, तुम अपनी आर्मी नहीं रखोगे। आज तक उनके पास आर्मी नहीं है। हमने क्या किया? जब 1 लाख फौजी देने थे, हम उनको बंदिश कर देते, तुम्हारा डिफेंस बजट हम अप्रूव करेंगे, और ना माने बाद में देखेंगे। आपने प्लेट पे उनको दे दिया। दूसरी बात, वो पाकिस्तान, आज पाकिस्तान अभी उनको तालिबान अफगानिस्तान में प्रेशर कर रहा है। और सब बात हम जो बहुत कर रहे हैं, देखो हमने अपना घर भी संभालना है। अभी कांग्रेस के लोग ही बैठे हैं, भाई हमारे बीजेपी 4 से 5 करोड़। मैं भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 15 साल से पूरे भारत में काम होता है कि जो रोहिंग्या, जो मुसलमान बिना परमिट के आए, स्लीपर सेल वो हैं, वो स्लीपर सेल है पहलगाम कराने वाले। उनको तो घर तो अपना साफ करें, कौन करता है? जनाब, मैं कलकत्ता में गया था, बांग्लादेश में इनवाइटेड था एज ए चीफ गेस्ट। मैं बाई फ्लाइट अगरतला गया, बाई रोड गया, वहां से बाई बॉर्डर पोस्ट क्रॉस करके मैं ट्रेन ढाका में गया, ढाका यूनिवर्सिटी, डेपोल यूनिवर्सिटी। मैं कहना क्या चाहता हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रही है, इलीगल मुसलमानों को बसा रही है वोट बैंक के लिए। 4 से 5 करोड़ है, 7 करोड़ तक भी हैं। और आपके मेरे भाई जो अफसर है, कोई 1000 रुपए लेके उस राशन कार्ड दे रहा है, उसको आधार कार्ड दे रहा है उसको। अरे कलेक्टर भी नहीं राजा होता है। कलेक्टर को बोलो 2 साल में सारे चिन्हित करो और बाहर निकालो। जैसे ठीक है डॉक्टर साहब, रुकना होगा, समय कम है, समय की सीमा है। धर्मेंद्र जी, छोटा सा कमेंट, भारत के किसी नेता के वक्तव्य को पाकिस्तान प्रचार के लिए इस्तेमाल करे, ये घटना सेना का मनोबल नहीं तोड़ेगी क्या? छोटा सा कमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी नेता का बयान, लेकिन ये बात दोनों कंटेस्ट में अमिताभ जी देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री जी, जब भारत आतंकवाद से पीड़ित रहता है और बिरयानी खाने चले जाते हैं, उनकी मां को साल लेके चले जाते हैं, पठानकोट में ISI के लोगों को बुला लेते हैं, तो भाई आप हम करें तो कड़वा हम करें तो अच्छा है और दूसरा करे तो दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी साथी रत्नाकर जी सवाल उठा रहे थे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमानों। कर्नल साहब ठीक कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको खिलाफ कार्रवाई करिए। क्या अब्दुल कलाम के आप योगदान को नकारना चाहते हैं, जो उन्होंने मिसाइल दी जिससे उसी का प्रयोग करके आप कार्रवाई करें, उसको छोड़ देंगे? क्या जो है अशफाकुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान और अब्दुल हमीद के योगदान को हिंदुस्तान में नकारना चाहते हैं, जो पाकिस्तान इन पर देश को गर्व है? ठीक बात है। विवेक जी, वही प्रश्न आपसे, किसी सिद्धरमैया के वक्तव्य को पाकिस्तान प्ले करे इंटरनेशनल कम्युनिटी में और कहे यही असली आदमी है, यही असली भारतीय है, तो सेना का तो मनोबल गिरेगा ना? नहीं,
सिद्धरमैया कोई युवा कांग्रेस के संयुक्त सचिव तो है नहीं जिले के। आफ्ताब जी, आपकी बात से पूर्ण सहमत हैं, लेकिन आज देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सरकार को जिस तरह से समर्थन दिया पहले दिन से और आज तक कायम है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है, उस पे सरकार उसको नहीं कोट कर रही है। सिद्धारमैया की अगर आप बात करते हैं तो अब मैं आता हूँ माननीय राहुल, नहीं मेरे भाई, अरे हम उसी पे आ रहे हैं। देखिए हम अभी बात उसी पे आ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी जी ने बराबर ही कह रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, विपक्ष साथ खड़ा है, आप जन आकांक्षाओं के मुताबिक आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए। राहुल गांधी का ये कहना बराबर है, वो आपको निर्देशित नहीं कर रहे हैं, फैसला आपको करना कैसे करना है। और अब मैं मेन बात कहता हूँ, नहीं एक बात जो आप बार बार कहते हैं बीजेपी के लोग कि पाकिस्तान में कोर्ट हो रहा है, वो हंस रहे हैं। आप जरा थोड़ा सा पीछे जाइए। आजादी की लड़ाई के समय जो महात्मा गांधी के कार्टून बनाते थे और आजादी के जो रणबांकुरे थे उनका मजाक उड़ाते थे, उस पे क्या होता था पूरी दुनिया में, आज जरा उसको याद कर लीजिए। उसके मुकाबले ये बहुत छोटी बात है। आजादी की लड़ाई में गांधी का जिस तरीके से अभी रुकना होगा, नहीं छोटी बात नहीं लोगों ने भारत के, ठीक है विवेक भाई आगे, भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के चित्र को आप बिना सर के चित्रित करने की कोशिश करें, ये छोटी बात नहीं, ये भोंडी बात है, अभद्र बात है, आपराधिक बात है। आपराधिक बात थी, भोड़ी बात थी, गलीच बात थी, इसीलिए कांग्रेस ने उसको डिलीट करके अपनी जान छुड़ाई बाद में। ऐसी मूर्खता फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री पंडित जी हो, इंदिरा जी हो या नरेंद्र मोदी हो, भारत का प्रधानमंत्री भारत का चेहरा होता है। उसके साथ ऐसा गंदगी का खेल करेंगे? ऐसी हिमाकत तो पाकिस्तान ने नहीं की मेरे भाई। भांग खा के काम कर रहे हो क्या? ऐसी हिमाकत तो पाकिस्तान ने भी नहीं की। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं। मुझे याद है एक बड़ा प्रसिद्ध कोट है एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति का, दीवान साहब पहुंच जाएंगे वहां जहां मैं जा रहा हूं मुझसे पहले, कि भारत 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ता है। एक युद्ध पाकिस्तान से हमेशा कंटिन्यूएशन में, एक चाइना से, और आधा युद्ध कहां? अपने भीतर। इस पर कोई नहीं बोलता। उन पर तो चर्चा हो जाती है, वो खुले युद्ध के मसले हैं। ये गली गली है। और एक नई बात आज मेरे दिमाग में आगे बताई दूं, वो शायद बहुत कम लोगों की जानकारी में होगी, बहुत कम, रेयर है भारत में। 1939 में कमांडर साहब, 1939 में 1939 में अहमदाबाद में एक वल्लभ भाई पटेल का जुलूस जा रहा था। मस्जिद के सामने से गुजरा, मस्जिद से 15-20 लोग निकले बंदूक और तलवारें लेके, और पटेल पर उन्होंने प्राणघातक हमला किया। 8 लोगों ने पटेल को ऐसे कौरिया लिया चारों तरफ से। उसमें 8 लोग मारे गए जिन्होंने पटेल की प्राण रक्षा की। 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। वो कौन लोग थे जो वल्लभ भाई पटेल को मारना चाहते थे और क्यों मारना चाहते थे? ये 2.5 फैक्टर अभी से नहीं आया। वल्लभ भाई पटेल को मारने वाले भी तो वही रोटी खा रहे थे ना, इसी देश की गेहूं की, और यहीं का पानी पी रहे थे। कितनों को पता था कि वल्लभ भाई पटेल पर ऐसा हमला हुआ था? नहीं पता होगा। मैंने पूरी रिपोर्ट मंगवाई, अदालत का फैसला मंगवाया कि वे वल्लभ भाई पटेल ने 39 में कौन सी बकरी खोल ली थी। 47 में समझ में भी आ सकता है, 39 में कौन सी बकरी खोल ली थी, इस पर कोई नहीं बोलेगा। कमांडर साहब सोचिए, 1939 में पटेल के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों था मन में? ये चीज है। एक नई चीज सामने आई है
पिता पाकिस्तान में, मां भारत में, 7 बच्चों के साथ, 11 बच्चों के साथ। ये क्या हो रहा है? इस सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रही क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक आखिरी बात कहता हूं और उस पर कांग्रेस और सपा से दोनों से चाहूंगा कि एनफ इज एनफ। मांग करिए सरकार से, मैं तो कर ही रहा हूं, मैं चाहूंगा कि राहुल जी भी करें और अखिलेश जी भी करें। इसी समय एक फैसला कर लीजिए, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की शुरुआत भी हो जाए। बिना रजिस्टर के कोई नहीं रहे, अब्बू यहां, खाला वहां, फूफू वहां, ये नहीं चलेगा ना भाई, एक साथ रहो जाके वहां। ये क्यों हो रहा है? और पाकिस्तान आज शाम को जाके उसने बागा खोला है, अपने लोगों को लेने से इनकार कर दिया था, बोले मरो जियो हम नहीं लेंगे। अब वो 10-10 बच्चों के साथ खवातीनें रोती फिर रही। ये चीज साफ हो जानी चाहिए। भारत में वही लोग रहें जिनका मन, वचन और कर्म से भारत में आस्था हो। नहीं तो भारत धर्मशाला के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो, यह भी आज ही सुनिश्चित होना चाहिए। कम से कम 2 लड़ाइयां रहे, आइए आधी वाली लड़ाई तो निपटे रजिस्टर बनने से, फिर 2 में ज्यादा ताकत से लड़ पाएंगे। और जिस बात की प्रतीक्षा पूरे देश को है, उस हम सबको भी है, कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, बाकी देश, पूरे देश को, कि पहलगाम के हमले का बड़ा, जोरदार और व्यापक बदला लिया जाना चाहिए, व्यापक बदला लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।